हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे पढ़ रहे थे मेंडल्स के लॉ के बारे में। पहला जो लॉ है वो हमने पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे थे मेंडल के एक्सेप्शन की। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और पढ़ते हैं जो मेंडल के फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन है। चलिए, क्लास अभी तक हमने बात की थी लॉ ऑफ डोमिनेंस की, यानी कि प्रभाविता का नियम, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग रेशियो आए थे। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ये क्या है? जो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें हमने क्या देखा कि जो पहली पीढ़ी है वहां पे जो डोमिनेंट पेरेंट है वो क्या कर रहा है, वो अपने कैरेक्टर को, अपने गुणों को दिखा तो रहा है लेकिन फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अगर जो डोमिनेंट पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो वो क्या करेगा, कैरेक्टर को प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन फुली नहीं कर पाएगा। आधा ही जो कैरेक्टर है उसे प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसलिए हमने क्या देखा, जब रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के पौधे के साथ हमने क्रॉस कराया तो पिंक कलर का हमें फ्लावर देखने को मिला। क्यों हमें पिंक कलर का फ्लावर देखने को मिल रहा है? क्योंकि रेड कलर के लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है उनमें से सिर्फ एक ही एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा देखिए दोनों में डिफरेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर जो प्रभावी जो जनक है यानी डोमिनेंट पेरेंट है, अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आता है तो फुली खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने कहा कि अगर जो डोमिनेंट पेरेंट है अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा तो खुद को फुली एक्सप्रेस नहीं करेगा, बल्कि अपने जो कैरेक्टर है उन्हें वो पूरी तरीके से शो ना करके बल्कि आधे ही कैरेक्टर को वहाँ पे शो कर रहा है। देखिए कलर का प्रोडक्शन तो हो रहा है, कलर तो कहीं था ही नहीं। अगर हम बात करें व्हाइट फ्लावर की तो वहाँ पे कलर कहीं था ही नहीं। अगर ये पिंक कलर कहीं से आया है तो कहाँ से आया है, जब रेड कलर का जो फ्लावर है उसमें रेड कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसने खुद को जब फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पूरा रेड कलर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, आधा ही कलर प्रोड्यूस कर पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेड कलर था वो पिंक हो गया है। क्योंकि जो इंटेंसिटी है, यानी कि हमने क्या कहा, देखिए लाल कलर आने के लिए जो वर्णक है वो एकदम से लाल चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे आधे ही जीन दे, अगर दो एलील में से वहाँ पे एक ही एलील आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रेड कलर पूरा का पूरा नहीं आ पाएगा। रेड कलर कैसा हो गया है, फेड हो गया है, इसीलिए यहाँ पे पिंक कलर हमें देखने को मिला है। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। अब हमारे पास दूसरा जो सेक्शन आता है वो है को डोमिनेंस, यानी कि सह प्रभाविता। ये भी क्या है, जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस उसी का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या बात होती है, आपके पास जो यहाँ पे एग्जांपल में आया है वो है ब्लड ग्रुप। तो आपने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है। क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए हमने क्या बात की है, हमने कहा अब यहाँ पे क्या है, जो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन है वो यहाँ पे क्या है, आई है। ठीक है, और इस पे कौन एंटीजन लगा हुआ है, हमने कहा ए एंटीजन यहाँ पे लगा हुआ है। क्या हमने बात की है, हमने कहा यहाँ पे पूरा क्या है, कैसा होगा, देखिए ये है एलील, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो ब्लड का टाइप है उसके लिए, ब्लड ग्रुप के टाइप के लिए। अब इन दोनों एलील पे जो एंटीजन लगे हैं वो कौन से हैं, ए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लड टाइप है ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ठीक है, एंटीजन का क्या मतलब है, एंटीजन का मतलब आप समझते हैं। देखिए हमने क्या बात की थी, जब आपने इम्यूनिटी वाला जो चैप्टर पढ़ा था, इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर, तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि जो एंटीजन होते हैं वो एक नेम प्लेट जैसे काम करते हैं। यहाँ पे क्या जो एंटीजन है वो उस सेल की क्या है, आइडेंटिटी है। देखिए यहाँ पे अलग अलग सेल होती हैं, अलग अलग सेल पे अलग अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, और अलग अलग जो एंटीजन है वो क्या है, उनकी आइडेंटिटी है। जैसे कि हमने कहा घरों के बाहर जो नेम प्लेट लगी होती है उससे हमें क्या पता चलता है ये किसका घर है, वैसे ही सेल में जो एंटीजन लगे होते हैं उससे पता चलता है कि सेल का कौन सा टाइप है। जो इम्यून सेल्स होती हैं वहाँ पे ये कैसे पता करते हैं कौन सा सेल है, जो यहाँ पे एंटीजन है उनको आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, और तब उन्हें पता चलता है कि ये कौन से सेल है। ये बात हमने कर ली। हमने कहा कि जो दोनों एलील थे, दोनों एलील पे एंटीजन ए है, तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब दूसरी बात हमने की है, चलिए ये बात यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बात हमने यहाँ पे लिखी है।
अब हमने कहा है ये अलग अलग पर्सन की ब्लड सेल्स को हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जो पर्सन है उसकी अलग अलग सेल्स, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सेल्स हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करें। हमने कहा ये पर्सन, यहाँ पे नंबर 1 हम लिख लेते हैं, ये नंबर 2 है। अब यहाँ पे हमने कहा जो एलील है उन पे जो एंटीजन है वो क्या है, बी है, ठीक है, ये क्या है, बी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एलील होंगे वहां पे एंटीजन क्या है, बी है, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई है। अब देखिए एक और केस हमारे पास आता है, क्या केस हमारे पास आया, हमने कहा ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे ये जो एलील है यहाँ पे ना तो कोई, ना दोनों जो एलील है ना तो यहाँ पे क्या ए एंटीजन होगा ना ही बी एंटीजन होगा, यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या है, स्मॉल आई है। स्मॉल आई का मतलब है कि ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे कोई जो यहाँ पे एंटीजन अगर कोई भी नहीं है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ कह देते हैं। ब्लड ग्रुप ओ का मतलब है कि जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे, ठीक है, ये बात हो गई है। एक और कंडीशन हमारे पास आती है, देखिए हमने कहा अब यही बात आपको ध्यान रखनी है, आपके एक्सेप्शन से रिलेटेड यही चीज है, जो कोडोमिनेंस हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड यही चीज है। हमने देखा कि एलील यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं एलील, ठीक है। अब एक एलील में जो एंटीजन है वो ए है और दूसरे एलील में जो एंटीजन है वो बी है, यानी कि यहाँ पे एंटीजन ए भी है और यहाँ पे एंटीजन क्या है, बी भी है। अब अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या कहा था कि दो पेरेंट जब क्या है, दो पेरेंट है उनमें क्या है, वो अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं। तो इनमें से जो एक ही पेरेंट है जो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, जिसमें एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, और एक क्या होगा, रेसेसिव होगा, ठीक है। तो हमने क्या बात की है यहाँ पे, अब जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए था। ए और बी में क्या यहाँ पे कंपटीशन होना चाहिए था कि कौन खुद को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, देखिए हमने क्या देखा, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही खुद को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, सह प्रभाविता जिसे हम कहते हैं, यानी कि ए भी खुद को उतना ही एक्सप्रेस करेगा जितना कि बी खुद को एक्सप्रेस करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ना ही कोई डोमिनेंट होगा, कोई प्रभावी होगा और ना ही कोई रेसेसिव होगा। कौन सी कंडीशन है ये जो लास्ट वाले आप देख रहे हैं, इसमें ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ये जो चौथी कंडीशन हमारे पास आती है इसमें ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे कोडोमिनेंस का, यानी कि सह प्रभाविता का, जहाँ पर कि जो दोनों ही एंटीजन थे, दोनों ही एंटीजन कैसे थे, ना तो कोई प्रभावी था ना कोई रेसेसिव था, दोनों इक्वली खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, देखिए आपको यहाँ पे जो चार्ट है वहां पे भी दिखाया गया है, देखिए आपको ये जो चार्ट दिखाया गया है इसमें यहाँ पे क्या है कि जो एलील हैं, अब एलील क्या होते हैं, जीन में 2 एलील होते हैं, 2 पेयर में होते हैं। हमने कहा एक एलील में अगर जो एंटीजन है ए है, दूसरे में भी एंटीजन ए है, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके दोनों एलील में एंटीजन ए है, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या आया, ए आया, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया है एक पेरेंट से जो एंटीजन आया वो ए आया, दूसरे पेरेंट से जो एंटीजन आया बी आया, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो संतति होगी, जो F1 जनरेशन होगी, वहां पे क्या होंगे, एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों ही आ जाएंगे, ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, ए बी यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हमें क्या बता रही है, यहाँ पे एक पेरेंट से जो एंटीजन आया वो ए आया है, दूसरे पेरेंट से यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं आया है। स्मॉल आई का क्या मतलब है, स्मॉल आई का मतलब है यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही पेरेंट से अगर एंटीजन आया है वो है ए, तो यहाँ पे एलील में क्या, एक ही एलील में एंटीजन होगा और ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, क्योंकि एक ही पेरेंट से एलील, एक ही पेरेंट से क्या आया है, एंटीजन आया है, और जो भी एंटीजन आया है वही उस बच्चे का क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास आती है, एक पेरेंट से क्या हो गया, अब यही आपको चीजें बता रखी हैं, पहले में ये था कि पेरेंट 1 से कौन सा एंटीजन आ रहा है, पेरेंट सेकंड से कौन सा एंटीजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटीजन ए भी आ रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए भी आ गया है। नेक्स्ट जो कंडीशन हमें बता रखी है कि दोनों ही पेरेंट से अगर बी भी एंटीजन आ गया है, यानी कि पेरेंट 1 से भी बी एंटीजन आया है
सेकंड पेरेंट से भी बी एंटीजन आया है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पे, बी होगा, क्योंकि दोनों एलील पे सेम यहाँ पे क्या आ गए हैं, एंटीजन आ गए हैं। ठीक है, अगर सेम वही चीज है कि अगर एक ही पेरेंट से एंटीजन आया है और वो एंटीजन बी है, दूसरे पेरेंट से कोई भी एंटीजन नहीं आया है, तो ब्लड ग्रुप वही होगा जो कि एक पेरेंट से आया है, और वो क्या है यहाँ पे, बी है। नेक्स्ट हमने कहा कि दोनों पेरेंट से कोई एंटीजन आया ही नहीं है, ना तो पेरेंट 1 से आया है ना ही पेरेंट 2 से आया है, तो क्या होगा यहाँ पे, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और कोई एंटीजन प्रेजेंट ना होने का मतलब है यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अब देखिए एक चीज आपके पास यहाँ पे आई, इसी से रिलेटेड है, आपका जो कोडोमिनेंस है, आपको यही समझना है यहाँ पे कि क्या होता है कि दोनों ही पेरेंट खुद को इक्वली यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ना कोई प्रभावी है ना ही कोई अप्रभावी है। ठीक है, ये बात हो गई है। अब हमने कहा यहाँ पे एक और चीज आती है मल्टीपल एलील की। क्या होते हैं मल्टीपल एलील? सबसे पहले एलील के बारे में बात कर लेते हैं। हमें कितने प्रकार के एलील यहाँ पे मिले हैं? हमें एक एलील मिला है जिसपे एंटीजन ए है, हमें एक एलील मिला है, देखिए दोनों लिखेंगे। अब दूसरे एलील पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम आई से डिनोट करेंगे। आई का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी, स्मॉल आई का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। एक हमें एंटीजन मिला है बी। दूसरे एलील पे हमने कहा यहाँ पे भी कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, पहला प्रकार हो गया है एलील का, दूसरा प्रकार हो गया है एलील का, तीसरा भी प्रकार हमारे पास आता है। हमने कहा एक एलील पे तो एंटीजन ए है और एक एलील पे एंटीजन बी है। अब आपने क्या देखा, देखिए हमने कहा, वैसे जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे पी प्लांट की, तो हमने क्या कहा था कि एक कैरेक्टर के लिए, जो कैरेक्टर है उसके लिए एक जीन पेयर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन की अलग अलग फॉर्म को हमने एलील कहा है। हमने कहा लंबाई के लिए जो पौधा है वो कैपिटल टी है। अब अगर कैपिटल टी दोनों में म्यूटेशन आ गया है, तो यहाँ पे लंबाई के बदले यहाँ पे बौनेपन का गुण आ जाएगा। यानी लंबाई, अगर देखिए पौधे में अगर लंबाई के लिए जो जीन है वो खराब हो गया, तो क्या होगा, पौधा लंबा नहीं होगा। पौधा लंबा नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है, वो बौना ही रह जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या है, यहाँ पे दो ही प्रकार के एलील हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये है एक नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप में हमें कितने प्रकार के एलील देखने को मिले, 3 प्रकार के एलील हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी को कहते हैं मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील का मतलब ये होता है कि जब किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब हम उसे कहते हैं मल्टीपल एलील। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है, आप क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम एक व्यक्ति की बात करें, तो वहां पे कितने प्रकार के एलील रिस्पॉन्सिबल है? हमने कहा 2 ही प्रकार के एलील हैं। हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें, यहाँ पे 2 ही एलील आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, एंटीजन एक पे ही है, लेकिन कितने प्रकार के एलील हैं, 2। हमने कहा ब्लड ग्रुप बी की बात करें, चलिए पहले ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं। ये ब्रैकेट में क्या है, ब्लड ग्रुप लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए में हमने अब अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ये जो बात कर रहे हैं एक ही व्यक्ति में नहीं होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है, सारी सेल्स में एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। ऐसा कहीं आपने सुना नहीं होगा कि हमारे स्टमक में जो ब्लड ग्रुप है वो अलग है और किसी और ऑर्गन में ब्लड ग्रुप अलग है। ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा। हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। अब हम ये जो बात करें, 3 कंडीशन हमने लिखी है, हम 3 व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति में ये चीजें हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा वो व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें भी 2 ही एलील हैं। ध्यान रखिए, उसमें भी 2 ही एलील हैं, और दोनों एलील में से जो एंटीजन है वो एक ही एलील पे है। ठीक है, बात क्लियर है ये वाली? अब हम बात करें, अगर जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें भी क्या है, इस व्यक्ति में भी 2 ही एलील हैं, और 2 एलील में से इसके पास सिर्फ एक ही एंटीजन है, इसीलिए हम कह रहे हैं ब्लड ग्रुप बी है। तीसरा जो व्यक्ति है, इसके पास भी 2 ही एलील हैं, और दोनों एलील के पास एंटीजन है ए और बी, इसीलिए हमने कहा ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात होगी, तो आप क्या कहेंगे कि ब्लड के लिए, जो ब्लड ग्रुप के लिए 2 ही एलील रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कहा है हम अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अब अगर हम पूरी कम्युनिटी की बात करें,
हमने अगर पर्टिकुलर एक इंसान की बात की, हमने कहा 2 प्रकार के एलील होते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी कम्युनिटी की बात की तो हमें कितने प्रकार के एलील मिले हैं? अलग अलग 3 प्रकार के एलील मिले हैं। अब ध्यान आपको इतना रखना है, 3 प्रकार के एलील एक व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं। एक व्यक्ति में 2 ही एलील पाए जाते हैं, लेकिन जब हमने स्टडी की तो हमने ये देखा कि मनुष्यों में 3 प्रकार के एलील हैं जो कि ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी को हम कहते हैं मल्टीपल एलील। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, एलील का मतलब आप जानते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप के लिए 3 प्रकार के एलील रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हर एक व्यक्ति में 2 ही प्रकार के एलील यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये क्या है? को डोमिनेंस है, और ये भी जो फर्स्ट लॉ है उसका क्या है? अपवाद है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो है सेकेंड लॉ। ये क्या है? मेंडल के जो लॉज हैं उनका क्या है? ये सेकेंड लॉ है, और सेकेंड लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, छांटना, जो आप कहते हैं सेग्रीगेट करना। आप क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर चीज को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसे आप सेग्रीगेट कर लेते हैं। जैसे कि आपने क्या किया? चावल लिए, चावल से आप क्या करते हैं? कंकर को सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो उसी का मतलब है सेग्रीगेट। यानी कि ये लॉ हमें कुछ इस छानने के बारे में बता रहा होगा कि किसी चीज को हमें क्या करना है? यहाँ पे अलग करना है। तो क्या कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? सबसे पहले तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान रखनी है जो हमने पहले लॉ में पढ़ी थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको बहुत अलग कुछ नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि जब भी यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो जो दोनों एलील हैं, जो जीन के दोनों एलील हैं, वो सेग्रीगेट होंगे। वो क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेट होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्या कह रहा है लॉ? देख लेते हैं। देखिए, ये वाला एग्जाम्पल लेने से पहले हम फिर से क्या करते हैं? जो पी प्लांट है, पी प्लांट का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। हमने क्या किया था? हमने एक टॉल प्लांट लिया था, हमने टॉल प्लांट लिया, हमने ड्वार्फ प्लांट लिया। ये क्या है? पेरेंट है। अब देखिए, हमने क्या बात की थी? हमने कहा था गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, और गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या यहाँ पे होगा? हमने कहा दोनों जो एलील हैं, जो भी जीन हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन के दोनों एलील यहाँ पे सेग्रीगेट हो रहे हैं। इसीलिए तो हमने क्या कहा था कि 2 गैमीट बनेंगे, प्रकार एक ही है लेकिन 2 गैमीट बन रहे हैं। ये कैपिटल टी अलग हो गया है, ये कैपिटल टी अलग हो गया। सेम यहाँ पे भी यही बात होगी। हमने कहा कि इस पेरेंट के भी जो एलील हैं वो भी अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। सिर्फ इतना कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे क्या होंगे? गैमीट का जब भी फॉर्मेशन होगा तो एलील क्या होंगे? देखिए, पहले क्या थे? कैपिटल टी साथ था, स्मॉल टी साथ था। अब जब गैमीट बने तो दोनों अलग अलग यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं, दोनों एलील अलग अलग गैमीट में चले गए हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है, अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिखाया गया है? आपको बताया गया है एक सीड है। ये कौन सा सीड है? ये भी पी प्लांट का ही सीड है, मटर के पौधे का ही बीज है, जो कैसा था? येलो कलर का था और राउंड था। देखिए, येलो कलर का था और राउंड था। ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? येलो कलर के लिए आप कैपिटल वाई लिख लेंगे, और राउंड कलर के लिए आप क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इसका क्रॉस हमने किससे कराया है? ग्रीन कलर के सीड से और रिंकल सीड। तो ग्रीन यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे हमने क्या किया था, कैपिटल टी के रेसेसिव रूप को हमने स्मॉल टी लिखा था, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा? जब हमने यहाँ पे चार्ट पढ़ा था, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने पढ़े थे, उसमें हमने देखा था डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है और रेसेसिव कैरेक्टर कौन है। तो वहां पे हमने क्या बात की थी? देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, कलर में हमने येलो कलर कैसा है? हमने कहा था कि जो सीड का कलर है, सीड के कलर की बात हो रही है, येलो कलर कैसा है? यहाँ पे डोमिनेंट है। सीड का ग्रीन कलर कैसा है? यहाँ पे रेसेसिव है। उसके बाद हमने कहा कि जो सीड का शेप है वो कैसा है? हमने कहा जो राउंड है, जो गोल कलर है, जो गोल शेप है, हमने कहा जो गोल शेप है, जो राउंड शेप है, वो कैसी है? डोमिनेंट है। और रिंकल्ड कैसी है? यहाँ पे रेसेसिव है। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे देखी है। देखिए, आपको क्या दिखाया गया है?
राउंड यानी कि आपको दिखाया गया है, गोल बीज आपको दिखाया गया है, और येलो कलर का भी आपको दिखाया गया है। अब ये क्या है, ग्रीन कलर का सीड है और रिंकल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि क्रॉस होने से पहले यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, और गैमीट के फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एक एक ही गैमीट दिखाए गए हैं, लेकिन क्या हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, दो प्रकार के, दो गैमीट बने हैं, प्रकार एक ही है। तो यहाँ पे गैमीट भी अलग हुए हैं, यहाँ पे जो एलील हैं वो अलग हुए हैं, अलग अलग गैमीट में अलग अलग एलील यहाँ पे गए हैं। सिर्फ इतना ही आपको समझाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई किसे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जो ग्रीन कलर है, और यहाँ पे स्मॉल आर किसे करेगा, जो रिंकल्ड है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अभी तो आपको जो इमेज दिखाई दे रही है आपको कलर के माध्यम से समझाया गया है, शेप के माध्यम से भी समझाया गया है। जब आप लिखेंगे तो आप कैपिटल वाई किसके लिए है, येलो के लिए है। स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए है। कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड शेप को बता रहा है। और स्मॉल आर क्या बता रहा है, यहाँ पे रिंकल्ड शेप को बता रहा है। चलिए, तो गैमेट कैसे बने यहाँ पे देखिए। हमने कहा कि गैमेट एक ही प्रकार के बनेंगे, यानी कि जब हमने गैमेट बनाया तो क्या बने, यहाँ पे इस प्रकार के गैमेट बने, यहाँ पे भी किस प्रकार के बने, स्मॉल वाई स्मॉल आर बने। जब इनका क्रॉस कराया गया तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई है। तो ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था कि यहाँ पे जो कैरेक्टर आए वो कैसे आए हैं। हमने कहा येलो सीड, येलो कलर आएगा, सीड का क्या है, येलो कलर, येलो एंड राउंड सीड। अब ये जो रूल है यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी अप्लाई हो रहा है, आपने देखा। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेम वैसा ही है जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस किया था। अगर क्रॉस के बेस पे हम देखें तो, अगर आप इमेज में भी देखोगे क्रॉस सेम वैसा ही हमने किया है, बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको इतना समझा रहा है, क्योंकि ये बात हमने जब हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ी थी। यहाँ पे सेकंड लॉ को इतना ही समझा रहा है कि जब भी गैमेट बनेंगे तब वहाँ पे जो एलील हैं वो सेग्रीगेट होंगे और अलग अलग गैमेट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लॉ है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चलिए, तो क्या बात की हमने हमने यहाँ पे बात की है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, साथ ही हमने ये बात की है कि यहाँ पे इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर क्या होता है कि कुछ चेंजेस आ जाते हैं जीन में, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि क्रोमोसोम का कभी नंबर बढ़ जाता है, कभी नंबर घट जाता है, तो वो क्या, एक डिजीज, एक बीमारी होती है, ठीक है। वो एक्सेप्शन नहीं है, वो क्या होगी, बीमारी होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे एलील सेपरेट नहीं होंगे, अगर वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर किसी सेल में बढ़ा देगा और किसी में घटा देगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये डिजीज है, ये क्या है, एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में वो भी चल रहा है, जैसे कि हमने 4 o'clock प्लांट में देखा था, वहाँ पे वो कोई डिजीज नहीं है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। वहाँ पे हमने देखा कि पिंक कलर आ रहा है और वो नॉर्मल है। जैसे कि हमने कोडोमिनेंस देखा, यानी कि जो ब्लड ग्रुप है, तो वो भी एक नॉर्मल कंडीशन है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड लॉ कर लिए हैं मेंडल के। सो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।